सन 1905 में आइंस्टाइन और पॉइंटियर की तरह यदि हम गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को नजरअंदाज करते हैं तो हमें स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी हासिल होती है। स्पेस टाइम में हुई हर घटना के लिए हम एक लाइट कोन का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि रोशनी की रफ्तार हर स्थिति में बराबर और एक ही दिशा में होती है। इसलिए सभी लाइट कोन एक समान दिखेंगे और उनका निर्माण एक समान दिशा में होगा। थियरी ऑफ रिलेटिविटी हमें ये भी बताती है कि रोशनी की रफ्तार से अधिक स्पेस टाइम में किसी भी चीज की रफ्तार नहीं होती है। इसीलिए अंतरिक्ष में किसी भी वस्तु के रास्ते को लाइट कोन में एक रेखा की मदद से दर्शाया जा सकता है। सभी दर्शकों को रोशनी की रफ्तार बराबर नजर आएगी। ये साबित करने में स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी बेहद सफल साबित हुई। जब कोई वस्तु लगभग रोशनी की रफ्तार के बराबर गति पर चलेगी तो उसका परिणाम क्या होगा, इस बात को भी स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के द्वारा काफी बेहतर ढंग से समझाया गया था। लेकिन इन सब सफलताओं के बावजूद स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी न्यूटन द्वारा दिए गए गुरुत्वाकर्षण के नियमों के साथ मेल नहीं खाती थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन कई वर्ष गुरुत्वाकर्षण के ऐसे नए नियमों की खोज में जुटे रहे जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ मेल खा सके। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने प्रयासों में निराशा हाथ लगी। आखिरकार सन 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक नई थ्योरी पेश की जिसे जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दुनिया के सामने एक क्रांतिकारी विचार पेश किया। आइंस्टाइन ने सुझाव दिया कि गुरुत्वाकर्षण की शक्ति अन्य शक्तियों से अलग होती है। पुराने विचारों के अनुसार स्पेस टाइम को फ्लैट यानी समतल माना जाता था, लेकिन आइंस्टाइन ने इसके उलट सुझाव देते हुए बताया कि स्पेस टाइम दरअसल मुड़ा हुआ यानी वॉर्प्ड है। गुरुत्वाकर्षण की शक्ति स्पेस टाइम के इसी विशेष आकार का नतीजा होने के कारण अन्य शक्तियों से काफी अलग है। आइंस्टाइन के अनुसार अंतरिक्ष में मौजूद धरती की तरह अन्य पिंड अपनी मुड़ी हुई कक्षाओं में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति की वजह से नहीं घूमते हैं। वो तो केवल एक मुड़े हुए अंतरिक्ष में सबसे सीधे लाइन में परिक्रमा कर रहे होते हैं। इस लाइन को जियोडेसिक कहा जाता है। परिभाषा के अनुसार जियोडेसिक दो बिंदुओं के बीच मौजूद सबसे छोटी या लंबी दूरी होती है। धरती पर जियोडेसिक को एक महान सर्कल माना जाता है और ये दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी होती है। हवाई यात्रा के दौरान दो एयरपोर्टों के बीच सबसे नजदीकी रास्ता चुनने के लिए जियोडेसिक की सहायता ली जाती है। सूरज के द्रव्यमान की वजह से स्पेस टाइम इस प्रकार मुड़ चुका है कि धरती जो कि एक सीधी लाइन में चलती है वो हमें गोल चक्कर में परिक्रमा करती नजर आती है। आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी द्वारा ग्रहों की परिक्रमा की सटीक भविष्यवाणियां की गई, जो कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों द्वारा की गई भविष्यवाणियों से मेल खाती है। इस प्रकार एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी अपने आप को साबित कर पाई। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी अंतरिक्ष के अध्ययन में एक क्रांतिकारी बदलाव के तौर पर सामने आई। इसकी मदद से अंतरिक्ष से संबंधित भविष्यवाणी करने में भी वैज्ञानिकों को सहूलियतें हासिल हुई। हाल ही के वर्षों में जब रडार की मदद से ग्रहों के परिक्रमा चक्रों को नापा गया तो आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी न्यूटन की थियरी से भी अधिक सटीक साबित हुई। इसी प्रकार अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली रोशनी भी जियोडेसिक का ही पालन करती होगी। जाहिर सी बात है, जो अंतरिक्ष मुड़ा हुआ है तो रोशनी किस तरीके से सीधी रेखा में यात्रा कर सकेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने अंदाजा लगाया कि गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्रों की वजह से रोशनी भी मुड़ जाती है। जब आइंस्टाइन ने ये भविष्यवाणी की तो उस समय यूरोप पहले विश्व युद्ध से जूझ रहा था। इसी कारण इस थ्योरी की पुष्टि नहीं की जा सकी। लेकिन सन 1919 में एक ब्रिटिश खोजी दल ने पश्चिमी अफ्रीका में सूर्य ग्रहण के दौरान आइंस्टाइन की थ्योरी को सही पाया। आइंस्टाइन, जो कि जर्मनी के साइंटिस्ट थे, उनकी थ्योरी को ब्रिटिश खोजी दल द्वारा सही परखे जाने को दोनों देशों के बीच सुलह के तौर पर देखा गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी के जरिए एक और भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि धरती जैसे बड़े पिंड के पास समय धीमी गति से चलता होगा। आइंस्टाइन ने ये बात रोशनी की ऊर्जा और उसकी आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी के बीच संबंध को ध्यान में रखते हुए कही। रोशनी की ऊर्जा जितनी अधिक होगी उसकी फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी।
क्योंकि धरती के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में रोशनी ऊपर की तरफ जाती है। इससे उसकी ऊर्जा कम होती रहती है और नतीजन उसकी फ्रीक्वेंसी में भी गिरावट देखने को मिलती है। इसी वजह से कोई जब ऊंचाई पर खड़े होकर नीचे देखता है तो उसे महसूस होता है कि घटनाएं नीचे बहुत धीमी गति से घटित हो रही हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन की भविष्यवाणी को सन 1962 में दो बेहद सटीक घड़ियों की मदद से जांचा गया। इनमें से एक घड़ी को पानी के टावर के ऊपरी सिरे पर रखा गया और दूसरी घड़ी को इस टावर के निचले सिरे पर। जो घड़ी पानी के टावर के निचले सिरे पर मौजूद थी वो धरती के क्रस्ट के ज्यादा करीब थी। नतीजों में पाया गया कि निचले सिरे पर मौजूद घड़ी ऊपरी सिरे पर मौजूद घड़ी के मुकाबले धीमी गति से चल रही थी। इसी प्रकार जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के ये भविष्यवाणी भी पूरी तरीके से सटीक साबित हुई। धरती पर समय की धीमी गति की खोज बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। सैटेलाइट की मदद से चलने वाले नेविगेशन सिस्टम थियरी ऑफ रिलेटिविटी को ध्यान में रखते हुए सटीक नतीजे दे सकते हैं। अगर नेविगेशन सिस्टम थियरी ऑफ रिलेटिविटी को नजरअंदाज करते तो उनकी भविष्यवाणियों में कई मील का फर्क पड़ सकता था। एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने उस विचार को नकार दिया जिसके अनुसार अंतरिक्ष में किसी भी चीज की पोजीशन नियमित मानी जाती थी। आइंस्टाइन ने इस थियरी के जरिए एब्सोल्यूट टाइम यानी शुद्ध समय के विचार को भी गलत साबित कर दिया। सन 1915 से पहले स्पेस और टाइम को एक निश्चित स्थान माना जाता था जहां पर सभी घटनाएं घटित होती थी। आमतौर पर यह माना जाता था कि स्थान के भीतर घटने वाली घटनाओं का असर स्पेस और टाइम पर नहीं पड़ता था। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन की जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी ने इन विचारों को बदल कर रख दिया। आइंस्टाइन की थियरी में स्पेस और टाइम को बहुआयामी बताया गया। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि स्थिति के अनुसार स्पेस और टाइम में बदलाव हो सकता है। अंतरिक्ष में जब कोई चीज अपनी जगह से हिलती है या किसी शक्ति का इस्तेमाल होता है तो उससे स्पेस और टाइम में नए मोड़ पैदा होते हैं। इसी तरीके से स्पेस और टाइम भी अपने अंदर मौजूद वस्तुओं और शक्तियों को प्रभावित करता है। स्पेस और टाइम ब्रह्मांड में होने वाली गतिविधियों को न केवल प्रभावित करता है बल्कि उनसे खुद भी प्रभावित होता है। अंतरिक्ष के बारे में हासिल हुई इस नई जानकारी ने हमारे पुराने विचारों और मान्यताओं को खत्म कर दिया। पहले इंसानों का मानना था कि अंतरिक्ष हमेशा से चली आ रही स्थायी सत्ता है और आगे भी हमेशा चलती रहेगी। लेकिन नई जानकारियों से हमें मालूम होता है कि अंतरिक्ष स्थायी नहीं है बल्कि लगातार फैल रहा है। अंतरिक्ष की एक निश्चित शुरुआत है और भविष्य में शायद इसका निश्चित अंत भी मौजूद है।